लेक्चर नंबर 48 पार्ट 2 इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जिसका नाम है ट्रांजिशन अप्रोच। ट्रांजिशन अप्रोच मतलब दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या दूसरे इंड एस से हम लोग इंड एस 116 में आ रहे हैं। इंड एस 116 में कौन सा ए एस ट्रांजिट कर सकता है? ए एस 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 वो इंड एस 116 में ट्रांजिशन में आ रहा है। जैसे कि जिस कंपनी पे ए एस 19 एप्लीकेबल था अब उस कंपनी के ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसका जो ट्रांजिशन होगा उसका काउंटिंग कैसे करेंगे? या फिर कोई कंपनी जिसके ऊपर इंड एस 17 एप्लीकेबल था वो उसके ऊपर अब इंड एस 116 एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसका काउंटिंग कैसे करेंगे? ए एस 19 तो तुमको पता है कि लीज अकाउंटिंग ही था, लेकिन जो ये इंड एस 17 का बात कर रहे हो वो क्या है भाई मेरे? इंड एस 116 को बनाया गया है इंड एस 17 को हटा के। 17 कुछ लीज अकाउंटिंग ही था, लेकिन उसको हटा के हम लोग इंड एस 116 लाए हैं। ठीक है, क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि ये क्यों लाए हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि एस 19 जो चीज़ करता था एग्जैक्ट वही चीज़ इंड एस 17 भी कर रहा था। मतलब एस 19 लेसी को भी OLFL में क्लासीफाई करने का ऑप्शन दे रहा था और सेम इंड एस 17 भी लेसी को OL और FL के में क्लासीफाई करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वही तो गलती था। इसी वजह से हम लोग AS 19 की जगह हम लोग इंड एस 116 लाए थे कि लेसी को हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं देना है कि तुम OL या FL में क्लासीफाई कर पाओ, तुमको सिर्फ सिंगल अकाउंटिंग देंगे। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से इंड एस 17 को हटा के इंड एस 116 लाया गया था। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि यही पॉइंट मतलब मेन पॉइंट ये था कि जिस कंपनी के ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल नहीं था अब उसके ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल हो रहा है, तो कैसे अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो वही सीखने हम लोग। ठीक है, वही सीखेंगे आज। ओके, सो पहला चीज़ कि AS 19 या फिर इंड एस 17 ये दोनों और इंड एस 116 ये तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि 19 AS 19 हो या इंड एस 17 हो, दोनों में लेसी और लेसर दोनों को ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम OL और FL में क्लासीफाई कर सकते हो, दोनों में से जिसमें चाहो कर लो। लेकिन 116 क्या बोलता है कि सिर्फ लेसर को हम ये ऑप्शन देंगे कि तुम OL या FL में क्लासीफाई कर सकते हो, अदरवाइज लेसी जो है उसको एक ही मैंडेटरी ऑप्शन दिया गया, वो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पॉइंट दिया गया कि तुम सिंगल अकाउंटिंग कर सकते हो। तो जब भी कोई भी कंपनी दूसरे एएस से इंड एस 116 में आएगा तो लेसर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम होगा लेसी लोग को, क्योंकि हो सकता है कि AS 19 में या फिर इंड एस 17 में वो OL से क्लासीफाई कर रहा होगा अपना लीज को लेसी लोग, लेकिन जैसे ही वो इंड एस 116 में आएगा उसमें उसको सिंगल अकाउंटिंग अपनाना पड़ेगा, और जो सिंगल अकाउंटिंग है डेट इज FL ओनली। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन अप्रोच है हम लोग लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि लेसर को तो कोई मतलब ही नहीं होगा, दोनों में सेम है। ठीक है, परफेक्ट। ये जो ट्रांजिशन का जो अप्रोच है, जो ट्रांजिशन का जो मेथड है, ये जो उसका अकाउंटिंग होगा उसका 3 ऑप्शन दिया गया कि तुम तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करके उस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो ट्रांजिशन का। क्या क्या है मेथड का? 3 मेथड। पहला मेथड का नाम है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। क्या नाम है? फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। दूसरा मेथड का नाम है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑल्टरनेट। तीसरा मेथड का नाम है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेट नंबर 1। 3 है फुल रेट्रोस्पेक्टिव, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव बट ऑल्टरनेट नंबर 2, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेट नंबर 1। मेरे भाई तुम तो ये बोल सकता था ना कि ये वाला फुल रेट्रोस्पेक्टिव फिर मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेट 1 और यहाँ पे ऑल्टरनेट 2 बोलता, लेकिन तुम पहले यहाँ ऑल्टरनेट 2 बोल रहा है और यहाँ ऑल्टरनेट 1 बोल रहा है। क्यों? इसका रीज़न है, ये एक हिंट होगा और एक तरीके से तुमको याद करने में हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से कैसे अकाउंटिंग होगा उसको समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते जब तक तुम क्वेश्चन इसका नहीं बनाओगे। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए यू नीड टू कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 46 विच इज ऑन पेज नंबर 27.30। सो illustration number is 46 पेज नंबर 27.30। LDR क्वेश्चन। और रिटेलर एक लेसी है
मतलब रिटेलर ही लेसी है, वो लीज पे ले रहा है एक रिटेल स्पेस, लीज टर्म 3 ईयर्स, 1 अप्रैल 2017 को लीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट देना है 2 लाख रुपया और ईयर एंड पे हम लोग पेमेंट करते हैं। इतना सारा स्टेटमेंट से क्या मतलब पता चला हमको, रिटेलर लेसी है, 3 साल का लीज है, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 17 को, 2 लाख रुपया हर साल देना है और ईयर एंड का अकाउंटिंग है। द लीज इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज अंडर इंड AS 17। इंड AS 17 इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल था, ये रिटेलर जो है उसके ऊपर इंड AS 17 एप्लीकेबल था, मतलब 116 से पहले, तो उसके ऊपर इंड AS 17 एप्लीकेबल था। और ऑपरेटिंग लीज इंड AS 17 में तो दोनों ऑप्शन था लेसी को, कि तुम OL से भी कर सकते हो FL भी कर सकते हो, तो ये रिटेलर उसको OL की तरह दिखा रहा था, ओके। और लेसी तो यही करना चाहता है, इस वजह से तो इंड AS 116 आया था कि सब चीज को वो लोग OL दिखा रहा था, ना एसेट दिखा रहा था ना लायबिलिटी दिखा रहा था, अपना सबको एक्सपेंस आउट कर रहा था। तो ये भी रिटेलर वही गलती कर रहा था, वही बदमाशी कर रहा था कि उसको ऑपरेटिंग लीज दिखा रहा था। द रिटेलर इनिशियली अप्लाइज इंड AS 116 फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनुअल पीरियड बिगिनिंग 1 अप्रैल 2019। लीज स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 17 को और 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 19 तक वो इंड AS 17 में ऑपरेटिंग लीज से दिखा रहा था, लेकिन अब 1 अप्रैल 19 से उसको क्लासिफाई करना पड़ रहा है इंड AS 116 में, और 116 में जैसे क्लासिफाई करेगा तो उसको सिंगल अकाउंटिंग करना है, डेट इज FL वाला अकाउंटिंग, और उसको OL में नहीं करना है, ठीक है। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10%। जब लीज स्टार्ट हुआ था उस दिन का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, और जब इंड AS 119 में आ रहा है उस दिन का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 12%। ROU SLM मेथड भी डिप्रिशिएट होगा, और उसके बाद इधर उधर का बात बोला हुआ है, जिसका मतलब जैसे कि अज्यूम दैट नो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट आर इलेक्टेड, लेसी डज नॉट इनकर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, देयर आर नो लीज एंड देयर वर नो रिक्वायरमेंट फॉर लेसी टू डिसमेंटल एंड ऑल। मतलब ये सारा लाइन का मतलब ये कहना वो चाह रहा है कि जब हम लोग, याद होगा तुमको, ROU अकाउंट डेबिट टू LL करते थे, तो LL का जो वैल्यू होता था वो होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, लेकिन ROU का वैल्यू जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तो होगा ही, प्लस कमेंसमेंट से पहले जो खर्च हो रहा है, जैसे कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, ये सब तो उसको भी ऐड करना होता था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दे कि ये सब कुछ नहीं है, देयरफॉर ROU का वैल्यू और LL का वैल्यू सेम होगा, यही इसका कहने का मतलब है। नीचे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ लेसी यूजिंग ऑल द फॉलोइंग ट्रांजिशन अप्रोच। उसको तो ट्रांजिशन में जाना, ट्रांजिशन करना ही है, लेकिन क्या क्या अकाउंटिंग करना होगा अगर ये मतलब कि 3 को अकाउंटिंग मेथड दिया हुआ है, तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। पहला अकाउंटिंग मेथड फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, दूसरा अकाउंटिंग मेथड मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेट 1, और तीसरा अकाउंटिंग मेथड मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेट 2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, नॉट दैट हार्ड, बस इसमें ट्रांजिशन, नॉर्मल अगर क्वेश्चन होता है इसमें ट्रांजिशन नहीं होता तो कुछ क्वेश्चन में ही नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन है तो उसी का वही मेन पॉइंट है। तुम पेज नंबर 27.30 पे देखोगे तो ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि 1419 को इंड AS 116 आ रहा है, और 1417 से 18 तक मतलब 19 तक इंड AS 17 था, ठीक, परफेक्ट। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 2017 से लेके 18 तक 2017 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और 1 अप्रैल 19 से डिस्काउंटिंग फैक्टर नया आ गया हुआ है 10%। तो 12% को ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलेंगे और 10% को न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट समझ गए कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन का 3 मेथड होता है, ये भी समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रांजिशन करना है, ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड यूज करेंगे, उस मेथड का नाम है फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब क्या है, उसका मतलब है वी विल इफेक्ट द इंड AS 116 फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ लीज। मतलब ये मेरे भाई कि इंड AS 116 का जो इफेक्ट होगा ना वो हम लोग लीज के कमेंसमेंट से दिखाना शुरू कर देंगे, एंड वी विल शो द जर्नल एंट्री फ्रॉम कंपैरेटिव ईयर। 2-3 बात बोला गया क्या। सबसे पहले तो 116 का जैसे ही अगर हम लोग लीज को 116 में डालेंगे तो सारा वैल्यू चेंज होएगा। इस वैल्यू चेंज का जो इफेक्ट होगा वो हम लोग कब से देना शुरू करेंगे, तब से देना शुरू करेंगे जैसे लीज कमेंस हुआ। एक्चुअल में 116 आया है 1 अप्रैल 19 को, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करना है इस तरीके से
कि ये 116 एप्लीकेबल था लीज के स्टार्टिंग में ही, डेट इज 1 अप्रैल 17 ही को। तो वो वाला तुमको इफेक्ट ढूंढना है कि 1 अप्रैल 17 को अगर हम लोग 116 से अगर करते कैलकुलेट तो 1 अप्रैल 17 को क्या वैल्यू होता, और उस वैल्यू का इफेक्ट तुमको कहाँ देना है जर्नल एंट्री पे, कंपैरेटिव ईयर पे। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है, अभी हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग 1 अप्रैल 19 से 20 तक का, तो 19-20 का जो कंपैरेटिव ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। तो ये वाला जो इफेक्ट देना है क्या, कि अगर हम लोग इंड एस 116 में होते तो 1 अप्रैल 18 को क्या वैल्यू होता। यही जनरल एंट्री देने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव, फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आओ पेज नंबर इस पे आ जाओ, पेज नंबर 67, इलस्ट्रेशन 46। हम लोगों को अप्रोच 1 यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। परफेक्ट। कब से हम लोग 116 एप्लीकेबल एक्चुअल में हो रहा है 1 अप्रैल 19 से, लेकिन उसका इफेक्ट हमको इस तरीके से देना है कि वो जो हमारा इंड एस 116 है इस तरीके से, इंड एस 116 का इफेक्ट इस तरीके से देख के देना है, ये सोच के कि 116 1 अप्रैल 19 को एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बल्कि वो 1 अप्रैल 17 ही से एप्लीकेबल था। ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट देना है, लेकिन कहाँ इफेक्ट देना है, हमको कंपैरेटिव ईयर पे इफेक्ट देना है। कंपैरेटिव ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 19 का 1 अप्रैल 18। तो जब जर्नल एंट्री देखोगे तो साफ साफ देखोगे लिखा हुआ है 1/4/18 रेड पेन से, उस दिन का जर्नल एंट्री देना है। अभी देखो ROU एसेट अकाउंट डेबिट, रिटेन अर्निंग को इग्नोर करो भी, 2LL यही जर्नल एंट्री होगा। जब हम लोग अथी लेते हैं, क्या उसको कहते हैं, लीज करते हैं, लीज लेते हैं, तो लेसिक अकाउंटिंग में यही लिखते हैं ROU अकाउंट डेबिट 2LL। परफेक्ट, ओके। पेंसिल से क्या लिखा हुआ है, वैल्यू टू ROU A and LL ऑन 1 अप्रैल 18 एज इफ इंड एस 116 वुड हैव बीन एप्लीकेबल फ्रॉम लीज कमेंसमेंट डेट, दैट इज 1 अप्रैल 17। ओके, तो 1 अप्रैल 18 को क्या वैल्यू होता हमारे ROU और LL का, इफ इंड एस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 17। तो उसके लिए वर्किंग नोट 1 में आ जाओ। पहले 1 अप्रैल 17 को ROU और LL का वैल्यू निकालेंगे, तो जब निकालोगे तो पता चलेगा कि वो होता है 4,80,366। ROU टू LL का जो वैल्यू निकालना होता था कैसे करते थे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख एट द रेट एन्युटी फैक्टर ऑफ 12% फॉर 3 साल, 3 साल का लीज टर्म था, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या बोले थे कि ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर है। 1 अप्रैल 17 को हम अगर वैल्यू करते हैं तो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, ओल्ड की न्यू, ओल्ड वाला ही करते हैं ना, क्योंकि उस दिन तो वही एप्लीकेबल था। तो इस हमको 1 अप्रैल 17 को ROU A और LL का वैल्यू निकालना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, 12%। तो उस दिन निकाल के हम लोग पता किए, तो ROU और LL का वैल्यू है 4,80,366। लेकिन ये तो 1 अप्रैल 17 को है, हमको इफेक्ट कब देना है, हमको इफेक्ट देना है कंपैरेटिव ईयर में। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 18। तो ये जो 480 है वो है 1 अप्रैल 17 का। 1 अप्रैल 18 को ROU A कितना होगा, 4,80,000 माइनस 1 साल का डेप्रिसिएशन, डेट विल बी 3,20,244। ओके, और LL का वैल्यू कितना होगा, 1 अप्रैल 17 को तो वैल्यू है LL का 4,80,000, लेकिन 1 अप्रैल 18 को ये LL का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए LAT बनाओ। तो LAT जब बनाओगे तो पता चलेगा कि 1 अप्रैल 19 को तुम्हारा वैल्यू है LL का 3,38,000 रुपया। तो लिख दो जाके 1 अप्रैल 19 को बोल रहे, 1 अप्रैल 18 को LL का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3,38,000 रुपया। तो जो ऊपर जर्नल एंट्री दिए थे रेड पेन से 1 अप्रैल 18 ROU टू LL, तो उसमें ROU 1 अप्रैल 18 को कितना है 3,20,000 और LL कितना है 3,38,000। दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना का, 17,700 समथिंग रुपीज का। तो इस वैल्यू को कहाँ डालोगे, PL में डालोगे या फिर कहाँ डालोगे। देखो मेरे भाई, जब भी ट्रांजिशन होता है एक AS से दूसरे AS में, और अगर इस AS का बात करें इंड एस 116 का, तो जब भी ट्रांजिशन लिया जाएगा तब अगर डिफरेंस आ रहा है तो सारा का सारा अमाउंट हम लोग रिटेन अर्निंग में भेज देते हैं। हर वक्त दिमाग में रखना कि द फर्स्ट टाइम डिफरेंस ड्यू टू ट्रांजिशन विल बी सेंड टू रिटेन अर्निंग। तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो रिटेन अर्निंग में चला गया। देखो साइड से लिखा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर टू बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग व्हेन फर्स्ट टाइम इंड एस का अडॉप्शन या फिर ट्रांजिशन। ओके, परफेक्ट। फिर से रेट्रोस्पेक्टिव, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच हम समझा देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंड एस 17 से इंड एस 116 में आ रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है।
ट्रांजिशन लीज भले ही कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 17 को, लेकिन हम लोग 116 एप्लीकेबल कर रहे हैं 1 अप्रैल 19 को। और मेथड जब हम लोग, और ये तो ट्रांजिशन है, हम लोग ट्रांजिशन का मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब क्या कि हम लोग ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि ये जो 116 है वो 1 अप्रैल 19 को एप्लीकेबल ना हुआ, वो सीधा 1 अप्रैल 17 को जया कमेंस हुआ था तभी से स्टार्ट हो गया था उसका एप्लीकेशन 116 का। उस दिन का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था और हमको एंट्री किसका देना होगा? कंपैरेटिव ईयर का एंट्री देना होगा। ठीक है, तो वैसे तुम वैल्यू कर दोगे, तुमको कंपैरेटिव ईयर का वैल्यू पता चल जाएगा। परफेक्ट। ये तो हुआ डे 1 अकाउंटिंग, मतलब 1 अप्रैल 18 को। अब 1 अप्रैल 18 से लेके ईयर 2 एंड, दैट इज 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 को तुम डेप्रिशिएट करोगे ROU को, जो 3,20,000 पे है, और जो LL है 3,38,000, उसका फिर LAT बनाओगे। और जब तक 3 साल का जो एग्रीमेंट है 2020 तक का, तब तक चलते जाएगा। ये कब होगा? जब हम लोग फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेट 2। भाई अल्टरनेट 1 था ना पहले, अल्टरनेट 2 अभी पहले करेंगे, अल्टरनेट 1 को साइड रखो। ठीक है, याद होगा जब हम बता भी रहे थे तो अभी क्या बोले थे? फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 1, याद करने में हेल्प आएगा। तो अल्टरनेट 2 का पहले बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो इंडेस का एप्लीकेशन है, क्या नाम है इसका? मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच नहीं है, ये है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। और हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेट 2 का। अल्टरनेट 2 को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। भले ही मेन टॉपिक है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, लेकिन अल्टरनेट 2 इज प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? आगे का जो कैलकुलेशन होगा, हम लोग पीछे क्या हुआ इससे हमको मतलब नहीं है, आगे क्या कैलकुलेशन होगा वो देखना है। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम लोग ये सोच कर रहे थे कि 1 अप्रैल 19 को भले ही इंडेस हो रहा है एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग अब अकाउंट इस तरीके से करना है कि इंडेस 116 1 अप्रैल 17 को, जिस दिन लीज स्टार्ट हुआ था उसी दिन अप्लाई हो गया होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच दे रहे थे, लेकिन हम लोग अल्टरनेट 2 जो है वो है तुम्हारा किसका? प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच मतलब जब से अप्लाई हुआ तब से आगे का कैलकुलेशन। अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 19 को, तो देखोगे जब तुम अल्टरनेट 2 का जब हम लिए हैं पेज नंबर 68 पे, उस टाइम जब डेट दिए हुए हैं तो क्या लिखा है? 1 अप्रैल 19। परफेक्ट, इसमें कोई कंपैरेटिव ईयर नहीं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जब से एप्लीकेबल होगा तब से हम लोग वैल्यू देंगे। ठीक है, जो ऊपर लाइन पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? ROUA एंड LL विल बी रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल 19। हमको मतलब नहीं कि पहले क्या हुआ कैसे हुआ, आई डोंट केयर। ये प्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, जब से इंडेस एप्लीकेबल होगा तब से कैलकुलेशन करेंगे। तो वी विल रिकॉर्ड ROU LL एज ऑन 1 अप्रैल 19, दैट इज करेंट ईयर, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज एट करेंट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर। मेरा लीज स्टार्ट हुआ 17 को, 1 अप्रैल 17 से 1 साल 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 20, 3 साल का था। जब 1 अप्रैल 19 को जब हम लोग इंडेस अप्लाई किए तब सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ था लीज का। तो जब हम लोग ROU टू LL करेंगे ना, तो डेट विल बी, हम लोग को प्रोस्पेक्टिव अप्रोच में तो ROU LL का जो वैल्यू होगा डेट विल बी प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 19 ऑफ द कैश फ्लोज, जो लीज टर्म में आने वाला है। तो अब तो लीज टर्म 1 ही साल बचा हुआ है और तुम्हारा अमाउंट 2 लाख आने वाला है, तो जो 2 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ 1 साल का निकालेंगे, जो लीज टर्म बचा हुआ है सिर्फ उसका, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। तो देख लोगे यहाँ पे जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख एट द रेट एन्युटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, फॉर ओनली 1 ईयर 19-20, क्योंकि लीज टर्म सिर्फ उतना बचा हुआ है। इसलिए देखोगे तुम रेट पेन से क्या क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सिर्फ रिमेनिंग लीज का। रिमेनिंग लीज कितना? 1 ही साल है, सिर्फ उतना दिन का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। परफेक्ट, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे वो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे? जब फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच दे रहे थे तो ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किए थे। क्यों यूज किए थे? क्योंकि हम लोग ये सोचे थे कि इंडेस 116 का एप्लीकेशन 1 अप्रैल 17 को ही कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 17 को जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो यूज किए हैं। लेकिन अभी तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो 1 अप्रैल 19 को जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो यूज करेंगे। तो 1 अप्रैल 19 को कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर है? न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज 10%, तो 10% यूज किए हैं। परफेक्ट, ROU टू LL करोगे तो एग्जैक्ट 1818 आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा ROU का वैल्यू डिफर नहीं करेगा जैसे कि तुम्हारा फुल रेट्रोस्पेक्टिव में डिफर किया था। ओके, क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्यों डिफरेंस नहीं हो रहा है?
इसलिए नहीं हो रहा क्या कि दोनों का अकाउंटिंग सेम डे कर रहे हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 19 को। फुल रेट्रोस्पेक्टिव में जब डे 1 अकाउंटिंग किए थे तो डे 1 अकाउंटिंग तो 4,80,000 ही आया था, तो आरओयू भी 480 पे हुआ था, एलएल भी 480 पे हुआ था। लेकिन डिफरेंस कब आया? जब 1 साल के बाद हम लोग 1 अप्रैल 18 को हम लोग अकाउंट किए। तो 1 अप्रैल 18 को जब किए तो 480 में से डेप्रिसिएशन कुछ और अमाउंट हुआ आरओयू का, और एलएल में 480 से कुछ और अमाउंट रीपेमेंट हुआ, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, क्योंकि 1 साल के बाद हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तो सेम डे ही हम लोग अधिक अकाउंट कर रहे हैं, तो डिफरेंस नहीं आया, इसलिए कोई रिटेन अर्निंग में कुछ नहीं गया। परफेक्ट। ये है ऑल्टरनेट नंबर 2। इसमें हम लोग क्या समझे कि हम लोग इंड एस का एप्लीकेशन तब से देंगे जब से वो अप्लाई हुआ है एक्चुअल में, और जर्नल एंट्री कब का देंगे? जिस दिन अप्लाई हुआ है तब का। जब फुल रेट्रोस्पेक्टिव में कर रहे थे उसमें क्या करते थे कि इंड एस का एप्लीकेशन कर रहे थे जब लीज टर्म कमेंस हुआ, और उसका जर्नल एंट्री कहां दे रहे थे? कंपैरेटिव ईयर में। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव में लीज टर्म स्टार्ट से एप्लीकेशन और जर्नल एंट्री कंपैरेटिव ईयर का। मॉडिफिकेशन ऑल्टरनेट नंबर 2, एप्लीकेशन कब से? जब से अप्लाई हुआ एक्चुअल में, और जर्नल एंट्री कब का? जिस दिन अप्लाई किए। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम तीसरा मेथड का बात कर रहे हैं जो है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑल्टरनेट 1। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग अप्रोच, वियर्ड अप्रोच, नॉट कंफ्यूजिंग बट वियर्ड अप्रोच, जिसको बहुत रेयरली ही कोई कंपनी अप्लाई करेगी। ठीक है, क्या है ये, इसमें देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी इंड एस का जो एप्लीकेशन होगा ना, वो हम लोग एक बार हम लोग इफेक्ट करेंगे लीज टर्म स्टार्ट से, और एक बार इफेक्ट करेंगे जिस दिन अप्लाई हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव में सीधा अप्लाई करवा देते थे पहला जिस दिन लीज टर्म स्टार्ट हुआ। मॉडिफिकेशन ऑल्टरनेट 2 में इफेक्ट करते थे जिस दिन अप्लाई हुआ। लेकिन ये जब ऑल्टरनेट नंबर 1 है, इसमें हम लोगों को 2 जगह पे अलग अलग अथी करना है। कैसे? देखो, ऑल्टरनेट नंबर 1 का जब जर्नल एंट्री देखोगे क्या लिखा हुआ है? आरओयू अकाउंट डेबिट, आरई अकाउंट डेबिट टू एलएल। ठीक है, इसमें रिटेन अर्निंग भी आ गया है। रिटेन अर्निंग कब आता है? जब डिफरेंस होता है। डिफरेंस कब होता है? जब डे 1 अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट किसी और दिन दिए हैं, उसका बाद में फिर आगे का जर्नल एंट्री दे रहे हैं। तो इसका मतलब इफेक्ट कभी और गया होगा, जर्नल एंट्री बाद में हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, फुल रेट्रोस्पेक्टिव वाला। इसमें क्या बोल रहा है? एलएल का जो अमाउंट होगा ना, वी विल कैलकुलेट एज पर प्रोस्पेक्टिव अप्रोच, जैसे कि ऑल्टरनेट नंबर 2 में किए थे। एलएल और आरओई का अमाउंट हम लोग ऑल्टरनेट 2 में क्या किए थे? ये सोच के किए थे कि जिस दिन इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है ना, उस दिन का कैलकुलेट करके दिए थे, प्रोस्पेक्टिव अप्रोच करके। तो उस दिन आरओई और एलएल का क्या वैल्यू आया था? 181818। तो यहाँ वाला जब ऑल्टरनेट 1 का आंसर देखोगे एलएल का, तो 181818 ही है। तो एलएल का जो वैल्यू होगा डेट विल बी अकॉर्डिंग टू दी प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। लेकिन जो आरओयू का वैल्यू होगा ना, डेट विल बी अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये जो ऑल्टरनेट नंबर 1 है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फुल रेट्रोस्पेक्टिव एंड ऑल्टरनेट नंबर 2। ऑल्टरनेट 1 क्या बोलता है कि एलएल का जो वैल्यू होगा डेट विल बी अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट नंबर 2, दैट इज प्रोस्पेक्टिव, और आरओयू का जो वैल्यू होगा डेट विल बी अकॉर्डिंग तुम्हारा फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जब तुम देखोगे फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमको ये जो ट्रांजिशन है, ये जो इंड एस ऐप का एप्लीकेशन है, इस तरीके से इफेक्ट देना है कि वो इफेक्ट हो गया था लीज टर्म के स्टार्ट में ही 1 अप्रैल 17 ही को। तो 1 अप्रैल 17 को आरओयू का वैल्यू निकालो, और उसके बाद इफेक्ट तुमको जर्नल एंट्री कब का देना है? जिस दिन एप्लीकेशन हो रहा है, 1 अप्रैल 19 को। तो आरओयू तो तुम्हारा कैलकुलेट हो गया एज पर 31 मार्च 17, 1 अप्रैल 17, और उसके बाद फिर डेप्रिशिएट करते होगे 1 अप्रैल 19 तक, तो वो अमाउंट तुम्हारा जाएगा आरओयू के अमाउंट में। ठीक है, कर दोगे। लेकिन जो आरओयू का अमाउंट निकालोगे, कैसे निकालोगे 1 अप्रैल 17 को? भाई बहुत ईजी है यार। हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और अगर कोई आईडीसी इनिशियल कॉस्ट है और समथिंग, उसको ऐड कर देते हैं। वेरी इजी चीज। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सब कुछ था ही नहीं, तो जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 साल, 1 अप्रैल 17 से 18, 19, 20। लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज करेगा? वो 10% यूज करोगे। 10% क्यों यूज करोगे? क्योंकि 1 अप्रैल 17 को निकाल रहे हैं ना, और उस दिन का डिस्काउंट फैक्टर 10% था, तो निकला 4,97,000। लेकिन हमको जर्नल एंट्री कब का देना है? जिस दिन अप्लाई हो रहा है, 1 अप्रैल 19 को। तो 497 में से 2 साल का 18 और 31 मार्च 19, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, 2 साल का जब डेप्रिसिएशन हटाओगे तभी 1 अप्रैल 19 का तुमको वैल्यू पता चलेगा आरओयू का।
तो जब निकल जाएगा तो तुमको पता चलेगा कि आरओयू का वैल्यू है 1 अप्रैल 19 को 1,65,000, ठीक है। लेकिन जब लीज लायबिलिटी का जो उसी दिन 1 अप्रैल 19 का जो लीज लायबिलिटी का अमाउंट है वो कैसे निकला है, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब हमको उसका जो वैल्यू निकला है एलएल का, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कि 1 अप्रैल 17 को अप्लाई होगा था इंड AS 116, नहीं। एलएल का वैल्यू विल बी अकॉर्डिंग कि इंड AS इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन एक्चुअल में एप्लीकेबल हुआ है, तो हुआ है 1 अप्रैल 19 को, तो 1 अप्रैल 19 को एप्लीकेबल हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ आगे का जो लीज टर्म बचा हुआ उसी का होगा ना, तो 2 लाख 1 साल एट द रेट कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो 19 को एप्लीकेबल था, दैट इज व्हाट 12%। आरओयू का वैल्यू जब निकालोगे तो उसका डिस्काउंट फैक्टर अलग होगा और एलएल का निकालोगे तो डिस्काउंट फैक्टर अलग होगा। कौन सा केस में, जब अल्टरनेट नंबर 1 पे है, अल्टरनेट नंबर 2 में तो आराम से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में, परफेक्ट। तो जब तुम अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट को डे 1 अकाउंटिंग किया तो दोनों में तो देखो तुमको पता चल गया कि अल्टरनेट 2 जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और आरओयू और एलएल एक ही दिन अति हो रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेकिन जब अल्टरनेट 1 में आओगे तो वहां पे डे 1 अकाउंटिंग जब करोगे तो एलएल और आरओयू का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि एलएल विल बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, आरओयू विल बी रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, दोनों के बीच में फिर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आरओयू का कुछ और वैल्यू हुआ अल्टरनेट 1 में और एलएल का वैल्यू कुछ और हुआ अल्टरनेट 1 में ही, ठीक है। तो जब तुम डेप्रिसिएशन निकालोगे अल्टरनेट 1 का, तो अल्टरनेट 1 का जो आरओयू है वो है 1,65,000, लेकिन अल्टरनेट 2 का आरओयू कितना है 1,81,000। तो जो अल्टरनेट 1 का डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेट 2 का डेप्रिसिएशन। अल्टरनेट 1 का डेप्रिसिएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेट 1 का डेप्रिसिएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेट 2 का डेप्रिसिएशन। लेकिन अल्टरनेट 1 का जो एलएल का जो एलएटी बनेगा दैट विल बी एक्चुअल सेम टू एलएटी ऑफ अल्टरनेट 2। क्यों? क्योंकि दोनों में एलएल तो सेम ही है, आरओयू डिफरेंट है, ओके। देखोगे तुम नीचे और जो पेज नंबर 68 पे हम बनाए हुए हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन के अल्टरनेट 1 में डेप्रिसिएशन 1,65,000 है, लेकिन जब अल्टरनेट 2 में जब हम लिखे हैं एरो करके उसमें क्या लिखे हैं, सेम एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। सब कुछ इसमें सेम होगा अल्टरनेट 2 में, एलएटी का सारा अमाउंट सेम होगा, इंटरेस्ट और रीपेमेंट, बस एक चीज डिफरेंट होगा डेप्रिसिएशन का। अल्टरनेट 2 में डेप्रिसिएशन होगा 1,81,000, लेकिन अल्टरनेट 1 में डेप्रिसिएशन हो रहा है 1,65,000, ओके। आ गया समझ में। इसके लिए हम एक समरी दिए हैं, समझ लो। पेज नंबर 69 पे फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, इफेक्ट देते हैं इंड AS 116 का जब लीज कमेंस हुआ, इफेक्ट देते हैं 116 का जब लीज कमेंस हुआ, तब से कब इफेक्ट देते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री कब देते हैं, कंपैरेटिव ईयर में। ये दोनों कब, जब हम लोग फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग बात करें मॉडिफाई अल्टरनेट नंबर 2 का, तो इफेक्ट कब से देते हैं, हम लोगों को 2 फैक्टर देखना है, इफेक्ट कब से दे रहे हैं और जर्नल एंट्री कब देना है। फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में इफेक्ट कब से देना है, जब से लीज टर्म स्टार्ट हुआ है, और जर्नल एंट्री कब देना है, कंपैरेटिव ईयर का। अब अगर हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइड अप्रोच अल्टरनेट नंबर 2, उसमें इफेक्ट कब देना है, जिस दिन हमारा 116 एप्लीकेबल हो रहा है, और जर्नल एंट्री कब देना है, जिस दिन एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, खत्म। अब आते हैं अल्टरनेट नंबर 1 पे, उसमें इफेक्ट कब देना है वो डिपेंड करता है कि तुम इफेक्ट किस चीज का बात कर रहा है। अगर आरओयू ए का बात कर रहा है तो इफेक्ट देना है तुमको 1 अप्रैल 17 से, दैट इज जब से लीज स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एलएल का जब अमाउंट निकाल रहे हो तो उसका जो इफेक्ट देना है वो देना है तुमको जब से 116 एप्लीकेबल हुआ। आरओयू का वैल्यू जब लीज स्टार्ट हुआ और एलएल का वैल्यू जब 116 एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। ये हो गया इफेक्ट का बात। जर्नल एंट्री कब देना है, जब एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। दोनों समझ में आ गया तुमको। इसको याद करने का तरीका क्या, 2 ही पॉइंट बोले क्या, एक इफेक्ट का करने का और एक जर्नल एंट्री देने का। फुल रेट्रोस्पेक्टिव में हम लोग इफेक्ट कब देते हैं, लीज कमेंसमेंट पे, लेकिन मॉडिफाइड अल्टरनेट 2 में हम लोग इफेक्ट कब देते हैं, जब इंड AS एप्लीकेबल हो रहा है। और मॉडिफाइड अल्टरनेट नंबर 1 में इफेक्ट कब देते हैं, अगर आरओयू है तो लीज कमेंसमेंट, और अगर एलएल है तो इंड AS एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। जर्नल एंट्री का बात करोगे तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव में जर्नल एंट्री देते हैं कंपैरेटिव ईयर का। मॉडिफाइड अल्टरनेट अप्रोच में जो जर्नल एंट्री होता है वो दोनों करंट ईयर का ही होता है। याद करने का तरीका, जब जर्नल एंट्री का बात होगा तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव में ही सिर्फ कंपैरेटिव ईयर का जर्नल एंट्री देना है। अदरवाइज मॉडिफाइड अप्रोच अल्टरनेट 1 हो या अल्टरनेट 2 हो, करंट ईयर का जर्नल एंट्री देना है बस। जर्नल एंट्री
या तो करंट ईयर का या फिर कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव देना है जब हमारा हम लोग कर रहे हैं फुल रेट्रोस्पेक्टिव, अदरवाइज मॉडिफाइड है तो हम लोग कंपैरेटिव नहीं देना है, सिर्फ करंट ईयर का देना है, ठीक है, जर्नल एंट्री। लेकिन जब हम लोग बात करें कि कब से इफेक्ट देना है, तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव में हमको इफेक्ट देना है जब से लीज कमेंस हुआ। मॉडिफाई ऑल्टरनेट नंबर 1 उसमें इफेक्ट कब से देना है, उसमें इफेक्ट भी लीज के स्टार्ट से देना है, लेकिन सिर्फ आरओयू के लिए। एलएल का इफेक्ट कब से देना है, जब स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली जिससे जैसे इसमें है, किसमें, ऑल्टरनेट नंबर 2 में। ऑल्टरनेट नंबर 2 में भी क्या है कि हम लोग इफेक्ट कब देंगे, जब कमेंस हुआ, जब इंडेक्स 116 एप्लीकेबल हुआ। क्या बोले थे तुमको कि ऑल्टरनेट नंबर 1 जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच एंड ऑल्टरनेट नंबर 2। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच बोलता है इफेक्ट देना है लीज के कमेंसमेंट से, इसीलिए तुम्हारा ऑल्टरनेट नंबर 1 बोलता है कि आरओयू का कमेंसमेंट से देना। ऑल्टरनेट नंबर 2 क्या बोलता है, इफेक्ट देना है तुमको जिस दिन स्टार्ट हुआ, एप्लीकेबल हुआ है। इसलिए ऑल्टरनेट नंबर 1 बोलता है कि एलएल का वैल्यू तुमको तब से देना है जब से एक्चुअल में इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ। बस यही है। बाय बाय।